बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, अथॉरिटी एंड डेलीगेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत तेजी से जा रहे हैं, संभलते हुए जा रहे हैं, सारी एक एक चीज़ों को कवर करते हुए जा रहे हैं। बेटा आपको छुड़वा नहीं रहा। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो समझ में ना आए सर, आप तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन आइटम्स लेके बैठे हुए हैं, हेडिंग्स लेके बैठे हुए हैं, अंदर की हेडिंग्स में सर इसकी डिटेल के अंदर मटेरियल नहीं बता रहे सर। आप बेटा एक बात ये कि मेरे समरी नोट्स मौजूद हैं बुलेट पॉइंट फॉर्म में, आप मैनेजमेंट से बात करो, उनसे रिसीव कर सकते हो। दूसरी बात, मैं आपको हर क्लास के स्टार्ट में बोलता हूँ कि बेटा अपनी किताब में अपनी शक्ल के सामने रख कर बैठो, इतना तो कर लो यार। तुम्हें हर एक चीज समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, मेरे हर एक एक होमवर्क किया हुआ मैंने इस चीज के पीछे, मैं इतना कर रहा हूँ यार, तो अल्लाह का वास्ता तुम लोग भी तो कर लो ना यार। सर हम आगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड, अभी तक हमने पढ़ लिया कि लाइन और स्टाफ की क्या अथॉरिटी होती है। अब हम ये देख लेते हैं कि लाइन और स्टाफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कब कब अराइज हो सकता है। इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइन और स्टाफ की, लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर के का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सही ना। उनका उनका बेसिकली होता क्या है काम, सही ना। तो उनका व्यू पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले लाइन का व्यू पॉइंट देख लेते हैं। Line managers were responsible for the final results leading to the achievement of organizational objectives feel that staff people are against them in the following way। भाई किस किस तरीके से लाइन मैनेजर्स को लग सकता है कि स्टाफ मैनेजर्स उनके अगेंस्ट है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स द परसेप्शन ऑफ लाइन मैनेजर्स दैट स्टाफ पीपल डू नॉट कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइज। भाई उनको ऐसा लगता है कि स्टाफ जो है ना वो सिर्फ अपना काम पूरा कर रहे हैं, जबकि लाइन मैनेजर्स का काम मद्देनजर नहीं रखते हुए अपना काम कर रहे। यानी कि वो ये नहीं देख रहे कि भाई लाइन मैनेजर्स के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होंगे या नहीं होंगे, लाइन मैनेजर्स के जो मकासद हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। सर उनको सिर्फ एक चीज से सरोकार है, और वो ये है कि वो उनका अपना काम पूरा हो जाए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है सर। This lack of responsibility makes them complacent and they do not care about the ultimate objective। भाई ultimate objective of organization को वो भूल जाते हैं, सही है ना। उसके बाद देखो ये क्या चीज है, ये है कि how staff people feel, how line managers feel that staff managers are against them। सही ना, उनको लगता है कि स्टाफ मैनेजर्स वो उनके खिलाफ हो रहे हैं या उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। कैसे कैसे, उनको पहले हमने पढ़ लिया लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यानी कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहे? स्टाफ मैनेजर। लाइन मैनेजर समझ रहा है कि स्टाफ मैनेजर वाले या स्टाफ के लोग, स्टाफ पीपल अपना काम पूरा नहीं कर रहे। encroachment of line authority, line managers feel that staff people interfere in their authority, they give advice and recommendations on the matter which fall within their jurisdiction, and whenever there is any encroachment of interference on the legitimate rights of any manager, the result is resentment, hostility, and open or hidden reluctance to accept advice and advice। ऐसा लगता है लाइन अथॉरिटी को कि मेरा जितना भी काम है स्टाफ अथॉरिटी आके उसके अंदर कीड़े कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है। मुझे 5 मिनट देना है। सही है सर, बात समझ में आ रही है। बड़ी सिंपल सी बातें चलती आ रही हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सर लाइन अथॉरिटी को लगता है कि स्टाफ अथॉरिटी उसमें इंटरफेयर कर रही है, सही है, दिस इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट ऑफ लाइन। अच्छा, डायल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, सर ये आगे तीसरे पे, there is a feeling that staff people dilute line authority। In fact, staff authority emerges out of dilution of line authority। Line managers may fear that their responsibility will be reduced because of the addition of staff, thereby making their job less challenging and varied। सर लाइन अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि स्टाफ अथॉरिटी
उनकी अथॉरिटी में डाइल्यूट कर रही है। उनकी अथॉरिटी को डाइल्यूट करने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी और उनकी जॉब को लेस चैलेंजिंग बना देगी और लेस वैरायटी बना देगी, मोनोटोनस और रिपीटेटिव काम हो जाएगा उनका। सही है, तो ये उनको एक और ऐसी खतरे की बात लगती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनती है। सर, theoretical bias, often the advice and recommendation of staff people suffer from theoretical bias because of two reasons. सबसे पहले, first, they tend to think within the context of their own speciality and use criteria prescribed in their own discipline, which may make the advice one-sided and less practical. Second, often staff people are away from the actual operational scene for which they make recommendations, and therefore they may not be able to fully appreciate the actual dimension of the problem. वो कह रहा है भाई मुझे एक एक्चुअल फीडबैक नहीं मिल रहा, मुझे मुझे जो एक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है उसकी स्पेशलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइन अथॉरिटी ही जानती है, उस तरीके से एक थ्योरेटिकल बाइसनेस क्रिएट हो जाती है कि स्टाफ के जो लोग हैं, स्टाफ अथॉरिटी जो है या स्टाफ पीपल जो है, वो ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करेंगे, ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स रेज करेंगे जो कि उनकी जो कि स्पेशलिटी नहीं होगी, जो स्पेशल एरिया नहीं होगा उनका। तो खतरा ये है कि भाई एक ऐसा बाइस्ड डिसीजन आ जाएगा, एक ऐसा बाइस्ड डिसीजन आ जाएगा सर, जो कि क्या होगा, जो कि गलत होगा, जो कि बाइस्ड होगा, अनफेयर होगा। ठीक है सर, ये वो तमाम खतरे हैं जो कि लाइन पीपल को लगता है कि हो सकते हैं किससे, स्टाफ पीपल से। ठीक है सर, बिल्कुल इसी तरीके से स्टाफ वाले भी खामोश नहीं रहते, वो कहते हैं हमें भी खतरा है, वो कहते हैं हमें इस बात का खतरा है कि लैक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ स्टाफ। वो कहते हैं कि भाई ठीक है, लाइन पीपल जो है हमारे ऊपर है, वो सही है, डिसीजन वगैरह ले रहे होते हैं, सही है, बट दे फील दैट लाइन मैनेजर्स डू नॉट मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्टाफ पीपल। वो कहते हैं कि भाई आपके पास अथॉरिटी है, सही है, मैं स्टाफ पीपल को अरेंज करने की, बट ऐसा हो सकता है कि लाइन मैनेजर्स प्रॉपर यूज नहीं कर रहे स्टाफ को, एंड हेंस मेक अनफेयरनेस एंड बाइसनेस। सही है कि एक प्रॉपर तरीके से स्टाफ को यूज नहीं किया जा रहा, हो सकता है ऐसा भी हो रहा हो सकता है ऐसा लाइन पीपल या लाइन मैनेजर्स कर रहे हों। ये खतरा किसको है, ये स्टाफ पीपल को है। रेजिस्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज, वो कहते हैं कि भाई लाइन मैनेजर्स often resist new ideas because new idea mean there is something wrong with their present way of working. लाइन मैनेजर्स होते हैं, उनका अपना प्रेजेंट वे ऑफ वर्किंग होता है, अपना तरीका होता है करने का। अगर स्टाफ पीपल में से कोई उठ के नया आइडिया दे दे तो उनका बुरा लग जाता है, वो कहते हैं नहीं हम तो उस तरीके से करते ही नहीं। तो रेजिस्टेंस होती है नए आइडियाज की, और जब नया, जिस माशरे में जबान काट दी जाए, जिस माशरे में न्यू आइडियाज की कदर ना हो, बेटा उस माशरे में कभी तरक्की नहीं होती, वो लोग डेवलप नहीं होते, वो उनकी स्किल्स डेवलप नहीं होती, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव कोई चीज नहीं होती। ठीक है ना। लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी, उनको ऐसा लगता है कि भाई अथॉरिटी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ठीक है, अब आ गया नेचर ऑफ लाइन स्टाफ रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है लाइन और स्टाफ के बीच में? डिफरेंट बैकग्राउंड्स, लाइन स्टाफ पीपल ऑफन हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड इंडिविजुअल। करेक्ट भाई, अब कल्चर की बात हो रही हो सकता है कि वो डिफरेंट जगह से आए हो, डिफरेंट जगह से आए हो। Staff people, in contrast to line, are generally younger, better educated, more poised in social interaction, more articulate and adventuristic. ठीक है, as a result, they often look down on the less educated line people who must have worked their way up through the organization. These differences creates an atmosphere of mistrust then on congenial and coordinative. भाई जहां पर भी ऐसा हो, कल्चर में डिफरेंसेस हो लाइन और स्टाफ के लोगों के बीच में, और एज डिफरेंस हो और एजुकेशन का डिफरेंस हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एक मिसट्रस्ट का कल्चर डेवलप हो जाएगा। वहां पे लाइन स्टाफ पे और स्टाफ लाइन पे यकीन नहीं करेगा, और क्या होगा, इन अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेशन होगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी सर उस जगह पे। लैक ऑफ डिमार्केशन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, दो in theory the line and staff authority is clear, often in practice demarcation between line and staff is rarely clear. Many job in line and staff defy description and relationship between them and are not clarified. In such cases there is this possibility of overlap and gap in authority and responsibility which can aggregate पर्सनल रिलेशन। सर इसमें क्या होगा, इसमें डिमार्केशन, सर लाइन और स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, डिमार्केशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका मिसट्रस्ट का कल्चर डेवलप हुआ है तो ना लाइन स्टाफ पे ना स्टाफ लाइन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा फिर डिमार्केशन की नौबत आ जाएगी सर, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अथॉरिटी। और जब ये होगा तो ना लाइन ना स्टाफ दोनों में से किसी को भी अपनी अथॉरिटी का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी क्या फिर होगा क्या, देखो इन सब चीजों के बाद एक चीज तो
ऑब्वियस है। जब मिसट्रस्ट का कल्चर डेवलप हो गया तो एक चीज ऑब्वियस है सर, एक एक चीज बिल्कुल ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है? कि आपका लाइन और स्टाफ का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो उससे क्या होगा यार सर, गौर से सुनना। उससे होगा ये कि कोई किसी की बात को ओबे नहीं करेगा, ओबीडियंसी लैक करेगी फिर। सही ना? बड़ी सिंपल सी बात है। आपका स्टाफ मैनेजर है, लाइन मैनेजर है, ठीक है, ऑल्दो लाइन मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं यूजुअली, स्टाफ मैनेजर्स नहीं होते इस तरीके से। बट सर आप ये देखोगे कि आपको डिसओबीडियंसी मिलेगी, आपको लैक ऑफ ओबीडियंस मिलेगी। सही है? किस लिए? और इन तमाम चीजों के बाद आपको अथॉरिटी क्लियर नहीं होगी। ठीक हो गया सर? ये तो कॉन्फ्लिक्ट देख लिया हमने। सर मुझे बता दें कि मैं आखिर इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करूं सर, मैं इनको कैसे रिजॉल्व करूं? पता हो गया। अब रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? रिजॉल्व करने के लिए हमें सजेशंस दिए भाई कुछ। सजेशंस कौन कौन सी है? रिकग्निशन ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंसी। भाई आप ये देखो कि आपका म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव क्या है और उस पर कितना डिपेंड करते हो आप। अगर आपने वो रिकग्नाइज कर लिया तो आपको पता चलेगा कि भैया लड़ना, लड़ाई लड़ाई माफ करो और जो है वो सेठ की जेब साफ करो। ठीक है? यानी कि भाई आप ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हो, आप उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस रखो। आप कन्वर्ज हो रहे हो एक जगह पे जाकर, आप दोनों की डिपेंडेंसी म्यूचुअल है। सो हेंस जब ये चीज रिकग्नाइज हो जाएगी तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टाफ रोल, ऑब्वियसली रोल्स क्लियर होंगे तब भी आपका जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमने ऊपर पड़ा है इसी वजह से कि लाइन मैनेजर को लग रहा होता है कि अथॉरिटी मेरी ज्यादा है, स्टाफ को लग रहा है मेरी ज्यादा है। जब दोनों को अपना अपना रोल क्लियर हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है? डी एम्फेसाइज ऑन स्टाफ कंट्रोल फंक्शन। भाई स्टाफ कंट्रोल फंक्शन जो है उस पर कम एम्फेसाइज हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे ज्यादा एम्फेसाइज हो। प्रॉपर यूज ऑफ स्टाफ अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी को तमीज से भाई प्रॉपर्ली यूज करो। कंस्ट्रक्टिव स्टाफ एटीट्यूड एंड स्किल्स डेवलप करो। एम्फेसाइज ऑन स्टाफ रोल एज अ टीम मेंबर, ठीक है, रादर एज अ इंडिविजुअल। भाई आप टीम मेंबर की तरह देखो, ना कि एक इंडिविजुअल की तरह। सही है? इन तमाम चीजों के बाद, ये करने के बाद आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आफाका होगा आपको ये जो 5 आपको टैबलेट दिए, इन 5 टैबलेट को खाओगे तो आपका इंशाल्लाह आफाका होगा और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, अड्डा जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सही है भैया? आ जाओ सर। अब वो चीज़ आ गई जो हमने पूरी किताब में 150 दफ़ा पढ़ी है। सही है? लॉ, ठीक है ना? उसमें हमने सबसे पहले देखा कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। हमने ये पढ़ा कि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है कि पूरे एक सर्कल में, एक ऑर्गेनाइजेशन सर्कल में बीच में एक बंदा खड़ा होगा और वही सारे डिसीजन दे रहा होगा। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वो होती है कि बंदा तो एक है डिसीजन लेने वाला, बट वो तमाम लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है और तमाम लोगों को डेलीगेट कर रहा है चीज़ों को कि भाई ये अथॉरिटी तुम्हें देता हूँ कि तुम जाके डिसीजन मेकिंग करो, तुम्हें देता हूँ तुम करो, तो हम तुम चारों को देता हूँ, तुम 5 को देता हूँ। इस तरीके से वो अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है किस चीज़ की? डिसीजन मेकिंग की। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कितनी है। सही है? सेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कम होती है। सही है? अथॉरिटी डेलीगेट करने का मतलब डिसीजन मेकिंग सुपर्द करना सामने वाले की। ठीक है ना? सेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कम होती है, डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन अथॉरिटी ज्यादा होती है। सर ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें डिसाइड करके बताते हैं कि भैया इस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन का कल्चर है या डिसेंट्रलाइजेशन का कल्चर है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का सर क्या मतलब? 1000 गज पे बनी 4000 गज पे नहीं बेटा। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसकी चेन कैसी, इसकी फंक्शनल चेन है, डिविजनल है या मैट्रिक्स है, जो हमने पहले पढ़ा था। सही? किस तरीके से, क्या हायरार्की है, जितनी बड़ी हायरार्की होगी, क्या उसका सर ये मतलब है कि सेंट्रलाइज है या डिसेंट? नहीं बेटा, हायरार्की जितनी बड़ी भी हो, देखा जाएगा कि डिसीजन किस तरीके से डेलीगेट किया जा रहा है। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में किस तरह से चलता हुआ आ रहा है, क्या पुराने मैनेजर्स या पुराने हेड या पुराने डायरेक्टर्स या जो भी जितने भी लोग डिसीजन मेकिंग का पार्ट थे, क्या वो डेलीगेट करते थे या नहीं करते थे। मैनेजमेंट की फिलॉसफी में क्या ये चीज़ शामिल है। मैनेजर्स हैं, बजाते खुद कितने हैं, फंक्शंस की नेचर क्या है, एक्सटेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन। सर क्या एडवांटेजेस हैं सेंट्रलाइजेशन के, क्यों
सेंट्रलाइजेशन क्या कभी काम भी आएगी क्या? ऐसा अगर किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है तो सर क्या सिर्फ इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा? नहीं बेटा, फायदा भी होगा। देखो कोऑर्डिनेशन में आसानी होगी, कोऑर्डिनेशन में इसलिए आसानी होगी क्योंकि सबको पता है कि यही डिसीजन लेता है और यही बताएगा, तो वो इजीली सबको कोऑर्डिनेट कर सकता है। लोअर कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट लो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक ही बंदा डिसीजन लेने वाला होगा और एक ही बंदा उस पोजीशन पे होगा जो कि डोमिनेंट पोजीशन होगी। ठीक है। नो स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसीज, स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगेन यहाँ पर एक ही बंदा होगा जो डिसीजन ले रहा होगा। रिटेंशन ऑफ कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अपने पास कंट्रोल रिटेन रखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये कहते हैं, कहावत भी है कि जहाँ जिदो दो खुदा, दो ऐसा कुछ है कि जहाँ दो खुदा है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। सही है, मुझे जरा 1 मिनट दे दीजिएगा।
जी जनाब। सर फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए और अब हम आ गए एडवांटेज। सर क्या फायदे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का सेंट्रलाइज्ड होने से? सही ना, सेंट्रलाइज होने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है? डिसीजन मेकिंग का सेंट्रलाइज होने से हमें क्या क्या? सर कोऑर्डिनेशन, ये हमने सब पढ़ लिया था। लोअर कॉस्ट, नॉन स्टैंडर्ड पॉलिसीज, रिटेंशन ऑफ कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट, लेस कॉन्फ्लिक्ट नेचर, मेच्योर डिसीजन मेकिंग। सर मेच्योर डिसीजन मेकिंग इसलिए होती है क्योंकि सेंट्रलाइज जब डिसीजन होता है तो एक टॉप मैनेजमेंट के पास ही होता है, और टॉप मैनेजमेंट वो टॉप मैनेजमेंट होती है जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास एक माइंड होता है, उस माइंड से वो डिसीजन दे रहे होते हैं, और हेंस दे टेंड्स टू मेक मेच्योर डिसीजंस। सही है सर। लिमिटेशंस भी हैं मगर सेंट्रलाइजेशन की, यानी कि एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन की जो लिमिट्स होंगी वो किस किस तरीके की हो सकती हैं? सर टॉप एग्जीक्यूटिव पे तमाम बर्डन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक डिसीजन मेकिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हर किस्म का डिसीजन अब टॉप एग्जीक्यूटिव या टॉप मैनेजमेंट या हेड्स को ही लेना है। सही है सर। डिमोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सर सबऑर्डिनेट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं आखिर अब लोअर मिडिल लाइन मैनेजर्स और लोअर लाइन के जो मैनेजर्स हैं सर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो है तो मैनेजर्स, बट दे कांट टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज है। तो सबऑर्डिनेट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। टॉप मैनेज ऑब्वियसली सर, टॉप एग्जीक्यूटिव और टॉप मैनेजमेंट के जितने लोग हैं वो हर वक्त फारिग नहीं रहते, वो मीटिंग्स में उनके 50,000 काम होते हैं। तो अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसको बहुत जल्दी लेना जरूरी हो तो सेंट्रलाइजेशन की लिमिटेशन ये है कि वो डिले हो जाता है। सर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ रिटार्डेड फैसिलिटेटेड। ऑब्वियसली ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की फ्लक्चुएट होती है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है टॉप एग्जीक्यूटिव्स पे, टॉप एग्जीक्यूटिव्स की परफॉर्मेंस पे। तो टॉप एग्जीक्यूटिव एक एक ऐसा एसेट होता है कंपनी का, एक ऐसा सासा है कि जो कभी भी किसी भी टाइम अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है, बुरा भी। क्यों? क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग की पावर किसी एक बंदे को दे दूं तो यार बेटा थोड़ा गौर से सोचो कि उसका डिजर्विंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर गलती से भी वो डिजर्विंग नहीं होगा तो एक बंदा जो डिसीजन ले रहा है तमाम कंपनी के, कंपनी का बड़ा गर्क भी हो सकता है और कंपनी पुरुष पे भी जा सकती है, दोनों चीज हो सकती है। सही ना। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, ये इस तरीके से हमारा लिमिटेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन सर खत्म होता है। अब आ गया भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का प्रिंसिपल। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या सर? ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का? मतलब ऊपर भी मैं आपको बताता हुआ आ ही रहा था, वैसे दोबारा सुन लो कि डेलीगेशन का मतलब होता है डेप्यूटेशन, यानी कि डिप्यूट करना किसी भी असाइनमेंट को, किसी भी अथॉरिटी को और किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया मैंने अपने मैं टॉप मैनेजमेंट का लेवल हूँ, मैंने मिडिल मैनेजमेंट के लेवल को डेलीगेट कर दिया अपने असाइनमेंट्स, अपने टास्क। मैंने बोला मैं छुट्टियों में जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए, जरा तुम मेरी जगह ले लो, मैं डेलीगेट करता हूँ तुम्हें। सही है सर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में और थोड़ी कॉर्पोरेट लेवल पे एग्जांपल अगर दूं मैं, तो पार्लियामेंट के जितने काम हैं वो सारे अपने पास नहीं रखते, कुछ काम वो डेलीगेट कर देते हैं सर। जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP एक डेलीगेटेड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, यानी कि वो अब डेलीगेटेड अथॉरिटी है। काम SECP तो करती है, या नैब की बात करूं, या कोई भी ऐसा अदारा जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो गवर्नमेंट का एजेंट है। वो गवर्नमेंट का एजेंट एक तरीके से तो है, लेकिन वो कैसे? क्योंकि उसने गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया सर। सर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं डेलीगेशन के? एक अथॉरिटी भी डेलीगेट हो सकती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट हो सकती है, और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो सकती है।
सर ये 3 एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के, कि अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट हो सकती है और अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट हो सकती है। सर जो नैब इदारा है वो एक ऐसा इदारा है जो डेलीगेटेड अथॉरिटी उसके पास सर किसकी, गवर्नमेंट की। सर क्या प्रोसेस है डेलीगेशन का, आखिर डेलीगेशन किस किस तरीके से होती है, ये एक प्रोसेस बताया है पूरा जिससे अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाए। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू सबऑर्डिनेट, सबसे पहले अपनी ड्यूटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स को मैं ड्यूटीज असाइन करूंगा कि भाई मेरे पास अथॉरिटी अगर पूरी, तो मैं टुकड़ों में सबऑर्डिनेट्स को तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, सबऑर्डिनेट्स को असाइन कर दी मैंने ड्यूटीज। उसके बाद फिर मैंने बोला कि ट्रांसफर अथॉरिटी, फिर मैंने अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर किया। मैंने कहा अब ये वो अथॉरिटी थी जो मेरी है और मैं इस अथॉरिटी को तुम लोगों को ट्रांसफर करता हूँ, सही है। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट, जरूरी है कि सामने वाला इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट भी करे, ठीक है। और जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनपे एक ऑब्लिगेशन आ जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की और उन लोगों को फिर वो करना पड़ेगा, सही है। इस तरीके से सर मेरे पास प्रिंसिपल्स हैं डेलीगेशन अथॉरिटी के बड़े सिंपल सिंपल से, आओ देख लो। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, भाई ऑब्वियसली जब तक के ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज नहीं होगी, दोनों को नहीं चाहिए, मुझे और मेरे सबऑर्डिनेट जिनको मैं डेलीगेट कर रहा हूँ, नॉलेज होनी चाहिए। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अच्छा एक प्रिंसिपल है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि जो सजेस्ट करता है कि व्हेन द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड इट शुड बी कमेंसुरेट with the responsibility of subordinates. In fact, the authority and responsibility should be made clear to the भाई वही वाली बात के क्लियरिटी होनी चाहिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन किसके अंडर है कौन किसके नहीं, स्केलर प्रिंसिपल होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भैया कितने टॉप टू बॉटम कितने लोग मौजूद हैं एक हायरार्की में, एक स्पैन के अंदर, सही है। क्लैरिटी ऑफ डेलीगेशन, एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूज ऑफ एक्सेप्शन प्रिंसिपल। सर ये प्रिंसिपल क्या है? This principle of delegation indicates that when authority is delegated, it is expected that the subordinate will exercise his own judgment and take decision with the pure view of authority. He is to be given adequate freedom to operate within his authority, even the cost of mistakes. सही ना? Obviously जब मैं किसी को delegate कर रहा होता हूँ तो किस cost पे कर रहा होता हूँ? Cost of mistakes पे, obviously क्योंकि वो अपनी judgment लगाएगा, अपना criteria लगाएगा, so there is a chance कि mistakes might appear. सही, तो कॉस्ट ऑफ मिस्टेक्स पे मैं दे रहा होता हूँ। ही शुड रेफर द प्रॉब्लम, ये मैं एक्सेप्शनल प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ठीक है। ही शुड रेफर द प्रॉब्लम्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली व्हेन ही इज अनएबल टू टेक डिसीजन। अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ डेलीगेट्स शुड बी अवॉइडेड। नॉर्मल रूल कैन बी गिवन अप अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। यानी एक्सेप्शन रूल हमें बताता है कि अनटिल और अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस ना हो जिसको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है वो वापस मुड़ के ना आए, जब तक कि कोई एक्सेप्शनल प्रिंसिपल एक्सेप्शनल केस ना हो, सही है। कंप्लीटनेस ऑफ डेलीगेशन, जितना डेलीगेटेड वर्क था वो डेलीगेशन के साथ कंप्लीट होना जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम, रिवॉर्ड फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन होना चाहिए, सही ना। डेलीगेट कर तो रहा हूँ लेकिन कितनी नफलों का सवाब है भाई जिसको मैं डेलीगेट करके जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम रिवॉर्ड ताकि वो उस डेलीगेटेड अथॉरिटी को मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के साथ यूज कर सके। सर क्या एडवांटेजेस हैं या क्या इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की? रिलीव मैनेजर फॉर मोर चैलेंजिंग जॉब। सर एक तो बात है ना कि जितना ज्यादा कंपटीशन होता है उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ती है। इस तरीके से अगर मैंने इस दफा एक बंदे को डेलीगेट कर दिया तो अगला बंदा इस तरीके से काम करेगा कि नेक्स्ट टाइम ये अथॉरिटी मुझे मिल जाए, क्योंकि देखो अथॉरिटी का तो बुक अप सब अथॉरिटी के बुक हैं सारे, सही है, अथॉरिटी के सारे बुक हैं, तो अगली बार एक कंपटीशन अराइज हो जाएगा और एक मोर चैलेंजिंग जॉब आ जाएगी उसके लिए। लीड्स टू मोटिवेशन एंड सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेशन ऑफ सर सबऑर्डिनेट्स, ऑब्वियसली जहाँ कंपटीशन आएगा ज्यादा काम करेंगे, मोटिवेट होंगे। फैसिलिटेट्स एफिशिएंसी एंड क्विक एक्शंस, improve employee morale, develop team spirit, maintains cordial relationship, सर कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी आपस में एम्प्लॉइज की। फैसिलिटेट मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट की स्किल्स, ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी, हर चीज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। सर हाउ टू बी इफेक्टिव डेलीगेटर, भाई एक इफेक्टिव डेलीगेटर कैसे बना जाता है, कैसे मैं कहूँगा कि भैया ये जो है ना ये एक इफेक्टिव डेलीगेटर है। भाई उसके अंदर ये 10 खसूसियात होनी चाहिए जो आपके सामने किताब में भी शामिल है, वो 10 मैं ऐसे ही दोहरा रहा हूँ। ट्रस्ट योर स्टाफ टू डू गुड जॉब,
अपने स्टाफ पे यकीन रखो। अवॉइड सीकिंग परफेक्शन, भाई परफेक्शन मत देखो, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गिव इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस, नो योर ट्रू इंटरेस्ट्स, फॉलो अप ऑन प्रोग्रेस, यानी कि मॉनिटर करते रहो। प्रेज द एफर्ट्स ऑफ योर स्टाफ, तारीफ करो, उनको मोटिवेट करो, अप्रिशिएट करो। डोंट वेट अंटिल द लास्ट मिनट टू डेलीगेट। आपको लगता है कि ये चीज़ डेलीगेट कर देनी चाहिए, कर दो। आखिर तक ना वेट करोगे यार, हाँ अब सही ना, जब पानी सर से ऊपर चला जाए। आस्क क्वेश्चंस, एक्सपेक्ट आंसर्स एंड असिस्ट एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय से सवाल करो, उनसे आंसर एक्सपेक्ट करो और उनकी मदद करो। प्रोवाइड सफिशिएंट रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज दो। और डेलीगेट टू द लोएस्ट पॉसिबल लेवल। सबसे पहले स्टार्ट लो लोएस्ट डेलीगेशन से। ऐसा ना हो कि एकदम से आप बोलो कि भाई मैं जा रहा हूँ घर, ये रही चाबी तिजोरी की, अल्लाह हाफिज, आऊंगा मैं 1 साल बाद। सही है, अजीब सा हो जाएगा ना फिर। ठीक है, तो लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करो। ये तमाम खसूसियात अगर आप में मौजूद हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एन इफेक्टिव डेलीगेटर। ठीक है, हालांकि शक्लें तुम लोगों की एलिगेटर जैसी है, लेकिन फिर भी तुम एक इफेक्टिव डेलीगेटर कहलाओगे। सही है सर। अब दुनिया में हर चीज के अंदर बैरियर्स तो घुसेड़ ही देते हैं, अब इसके अंदर भी इन्होंने घुसेड़ दिए कि डेलीगेशन में क्या बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 मेन चीजें, उसके अंदर फिर इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए। ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर, ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। सही, यानी कि जो डेलीगेट कर रहा है उसके लिए क्या बैरियर्स हो सकते हैं, और जिसको डेलीगेट किया जा रहा है यानी सबऑर्डिनेट, उसके लिए क्या बैरियर्स हो सकते हैं। तो सर आए पहले देखते हैं ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर पे। सबसे पहले फियर ऑफ कंपटीशन। भाई ऐसा ना हो कि कंपटीशन अराइज हो जाए, मारना धारना शुरू हो जाए, एक दूसरे को धमकियां, फुल मारन पीटी चल रही है भैया। मैं आज एक बंदे को लेकर आया, कल नेक्स्ट डे आया तो पता चला वो आया नहीं, क्यों? क्योंकि मार दिया भाई उसको, मार दिया, जान से मार दिया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, बाकी सबऑर्डिनेट्स में ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस उनका गिर जाए। लैक ऑफ एबिलिटी टू डायरेक्ट, ऐसा ना हो कि जिसको मैं डेलीगेट कर रहा हूँ उसकी एबिलिटी ना हो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल्स दैट वांट्स ऑफ कमिंग ट्रबल्स। एक सेकंड, वांट्स की स्पेलिंग बिगड़ गई। एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, सर कंट्रोल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे और आपने डेलीगेट कर दिया तो क्या होंगे, ट्रबल्स होंगे सर। कंजर्वेटिव टेम्परामेंट ऑफ द मैनेजर, भाई ऐसा ना हो कि टेम्परामेंट गया गुजरा उसका, बंदे का जिसको डेलीगेट किया है, और वो मार धाड़ कर रहा हो, बंदूक लेके आ गया, अगले दिन सबको उड़ा दिया, और अब आपके माथे पे जो है ना बंदूक तान खड़ा हुआ और कह रहा है कि चलो बेटा ये काम तो नहीं हो रहा मुझसे, तुमने दिया क्यों मुझे। ठीक है, तो अजीब सा हो जाएगा फिर से। डिजायर टू डोमिनेट सबऑर्डिनेट्स, यार मुझे 5 मिनट दीजिएगा जरा।
सर बैरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर पे खड़े हैं हम लोग, लैक ऑफ एबिलिटी टू डायरेक्ट तक पहुंच गए, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल्स ये भी पढ़ लिया था, टेम्परामेंट खराब हुआ ये भी पढ़ लिया, डिजायर टू डोमिनेट सबऑर्डिनेट्स कि भाई वो उसकी एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है और वो तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी उसकी, वो हर किसी पे डोमिनेट होना चाहता है, तो क्या होगा, ये भी उसको एक ये भी एक इफेक्टिव डेलीगेशन का बैरियर है ऑन द पार्ट ऑफ सुपीरियर्स। अब आगे सर ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, के सबऑर्डिनेट्स के पार्ट पर क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। टू मच इन टू मच डिपेंडेंस ऑन मैनेजर्स फॉर डिसीजंस, भाई जिसको हमने डेलीगेट किया है वो खुद ही मैनेजर पे इतना डिपेंड था तो फायदा ही नहीं है भाई, सही है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, वो इतना डर रहा है क्रिटिसिज्म से तो वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या अच्छा जज ही नहीं कर पाएगा, जजमेंट ही उसकी बेकार हो जाएगी, बायसनेस क्रिएट हो जाएगी। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसको, भाई रोल ही क्लियर नहीं है। पॉजिटिव एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव इंसेंटिव्स, भाई उसके लिए आपने पॉजिटिव इंसेंटिव ही नहीं रखा हुआ तो वो मेहनत और लगन से काम ही नहीं करे, उसको मोटिवेशन ही नहीं होगी काम करने की। एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा हुआ है भैया। डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग में उसको बहुत डिफिकल्टी होती है। एक पुअर सुपीरियर था वो जिसको आपने डेलीगेट कर दिया, या फिर एक अनड्यू इंटरफेरेंस बाय सुपीरियर, किसी किस्म की मतलब बजाते अपने अंदर से ही उसको ना इंटरफेरेंस महसूस होती है कि यार मैं काम कर रहा हूँ, नहीं यार सही हो सकता है गलत हो यार, अरे यार ये ऐसा ना हो कि यार मसला हो, तो अनड्यू इंटरफेरेंस। फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, सही, कुछ लोगों को होता है ओपनली नहीं आते सामने, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, सही है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज व्हाट फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड इज। ठीक है सर, हमारे पास 2 चैप्टर्स और रह गए, 3 बेसिकली, डिसीजन मेकिंग, ग्रुप और कम्युनिकेशन। तो जल्दी से आ जाते हैं डिसीजन, बहुत छोटे छोटे से और बहुत ही इजी टॉपिक है यार, इसमें ना मसला हुआ था ना होना चाहिए, और बड़े मजे की बात की हम बहुत सारी चीजें इसमें से कर भी चुके हैं। डिसीजन मेकिंग की क्या गाइडलाइन है सर। डिसीजन मेकिंग वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, भाई लीडरशिप का तो ऑब्वियसली ना यार, लीडर लीडर क्यों होता है, जो सही फैसले ले, सही वक्त पे सही फैसले लेने वाला लीडर कहलाता है सर। मेकिंग डिसीजन इज व्हाट मैनेजर एंड लीडर्स आर पेड टू डू। सिंपल सी बात है ना यार, मैनेजर क्या कर रहा होता है, मैनेजर मैनेज करता है, और मैनेज करते हुए उसको डिसीजन लेने होते हैं। अब वो मैनेजर डिसीजन लेता है या लीडर डिसीजन लेता है, उसी को तो उसको पैसे दिए जाते हैं ना, इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग। कौन कौन करता है ये भी पता चल गया सर। मार्शल द फैक्ट, गाइडलाइंस पे आ गए हम। मार्शल द फैक्ट, मच ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ डिसीजन मेकिंग कुड बी रिमूव्ड if managers would develop mental on off switches about facts. If all necessary facts are present, make the decision. If not, make no decision until some facts are available. तो कहा जाता है कि भाई डिसीजन मेकिंग कब करनी चाहिए, सही है, इसके ऊपर बात हो रही है। तो मार्शल द फैक्ट्स यानी कि मार्शल, अंडरटेक, रिकग्नाइज, मार्शल द फैक्ट्स, भाई फैक्ट्स मौजूद हैं तो डिसीजन लो, फैक्ट्स मौजूद नहीं है तो डिसीजन डिसीजन नहीं तुक्का का लगाएगा, सही है। और हम मुसलमान हैं, तुक्का मुसलमान तो लगाते हैं तुक्का, सही ना, तो तुक्का लगा मुसलमानों नहीं करना, बल्कि फैक्ट्स की बेसिस पे चलना है। कंसल्ट योर फीलिंग्स, भाई अपनी फीलिंग से पूछना है, सही है। ये देखो डिसीजन मेकिंग अब कहीं और किसी और तरफ जा रहा है कि अपने दिल से पूछो, हाले दिल पूछो, अगर दिल बोलता है हाँ तो उसको हाँ कर दो, अगर ना बोलता है तो ना कर दो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग है ना यार, वो भी तो एक डिसीजन ही है। सो कंसल्ट योर फीलिंग्स, यूज वाइज टाइमिंग्स, ऐसा ना हो कि रात के 3 बजे मैसेज कर रहे हो, सही है, अपना इजहार ना करो बेटा रात के 3 बजे, बिजनेस आवर्स में ही इजहार करो। सो यूज वाइज टाइमिंग्स, सही है। अभी फिलहाल लेकिन मैनेजर की बात हो रही है बेटा, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम लोग इतना एकदम से खुश मत हो जाओ, ये एक मैनेजर की बात हो रही है। तो भाई डिसीजन लो, सही वक्त पे लो, बहुत ज्यादा इंटरफेयर मत करो चीजों में। गेट ऑन द राइट वेवलेंथ, यानी कि बहुत ज्यादा एनालिसिस करोगे तो खो जाओगे, सही है, होता है ना, अगर डिसीजन ले रहा हूँ मैं, अब मिसाल के तौर पे मैंने एक डिसीजन लेना है कि मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया मेरा यार, मैं चलो मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया यार, मैं कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिग्री की तरफ चला जाता हूँ मजीद, या तो मास्टर्स करूंगा या मैं किसी सर्टिफिकेशन की तरफ चला जाऊंगा, मैं सीसीए कर लूंगा, मैं सीए कर लूंगा, मैं सीएफए कर लूंगा, मैं इस तरह की कोई भी किसी सर्टिफिकेशन की तरफ चला जाऊंगा। अगर मैं इस पर बहुत ज्यादा सोचने लगूंगा यार, आओ चलो देखते हैं सीए में कितना पैसा लगेगा, सीजी में कितना पैसा लगेगा, सीए में कितना टाइम लगेगा, सीजी, अब 2 सर्टिफिकेशन कंपेयर करो, ठीक है, फेयर इनफ यार। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा डील में घुस गया यार, अगर
सीए में अच्छा इतने पेपर हैं, पहले लेवल में 4 हैं अच्छा, दूसरे लेवल में 9 अच्छा, और एसीसी में फंडामेंटल के 9 है अच्छा, उसके बाद 3 यार अच्छा, उसके अंदर भी पेपरों के अंदर भी घुस गया मैं, सिलेबस देख रहा हूँ उनका, उनके लर्निंग आउट। यार अभी तुम अल्लाह के बंदे बीकॉम पार्ट 2 करके आए हो, ऊपर से तुम सीए के सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम्स की डिटेल देख रहे हो यार, मतलब ये तो वही बात होगी ना कि बंदर और शेर की लड़ाई, सही है ना? तो गेट ऑन द राइट वेवलेंथ, सही चैनल पे जाके सोचो, ठीक है? जियो न्यूज पे ना चले जाना, एयरवाई पे जाना। कीप द डिसीजन फ्लेक्सिबल, अगर ये नहीं हुआ तो मैं बस, ये मेरा एक पत्ता है गोलियों का, फटाफट खा के जिंदगी छोड़ के अल्लाह हाफिज। ऐसा ना हो भाई, डिसीजन को फ्लेक्सिबल रखो, अपने बैकअप डिसीजन प्लान्स रखो कि अगर ये ना हो तो ये करूंगा, ये ना हो तो ये करूंगा। फॉलो थ्रू, मॉनिटर करते रहो अपने डिसीजन को कि भाई अगर जिस तरह आपने कहा था कि मैं ये डिसीजन लूंगा अगर ये हुआ सब, तो अब जो ये हुआ उसको फॉलो करते रहो कि क्या ये हो रहा है, ताकि मैं वो डिसीजन ले सकूं। हैव करेज भाई, जिगर रखो यार, जाओ आज ही जाओ और आज ही मैसेज कर दो, जिगर रखो भाई अपने ऊपर। सही, जितना जिगर होगा उतना ज्यादा जल्दी मैसेज कर पाओगे। ठीक है। अच्छा सर, एक रैशनल डिसीजन मेकिंग कब होती है? सही है, अगर मैं एक तो रैशनल डिसीजन मेकिंग में फर्क बता दें सर, नॉर्मल और रैशनल में। देखो, रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि आप दुनिया में जिस तरीके से लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जो कामयाब लोग, उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आप रैशनली कर रहे हो, एक कोई अलग से आउट ऑफ बॉक्स। कहते हैं ना कि अपना जब करियर डिजाइन या करियर प्लान करो तो हमेशा रैशनल रह के सोचना चाहिए, यानी कि नॉर्मल रह के सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचो। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते बेटा लोग सेकंड ईयर के बाद सीए करने चले जाते हैं और उनका हाल बहुत बुरा होता है। इसलिए बेटा रैशनल सोचो, करियर प्लान करते हुए बीकॉम के बाद आराम से छोटी मोटी मास्टर्स की डिग्री करके बैठ के जॉब करो, जरूरत नहीं है सीए करने की। सही है, खैर मजाक की बात थी बेटा ये। सीए करते हुए आपके पास अगर फोकस, इंटेंशन, कंसंट्रेशन है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। सिर्फ एक चीज, आप बोलोगे यार ये मजाक है, लेकिन ऑनेस्टली लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और सीए आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो है कंसिस्टेंसी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी है। इस पे मैं अलग से वर्कशॉप करवा चुका हूँ, मैं मजीद भी करवाऊंगा, करवाता आ रहा हूँ कि किस तरीके से हमें अपने ऊपर, अपने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। इसमें मेरी तमाम यूट्यूब वीडियोस भी मौजूद हैं और हर एक चीज़ मौजूद है, बस आपको सिर्फ जाके उसको देखने की ज़रूरत है। सही है ना? तो बाकी इसके अलावा भी कोई किसी भी सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ पूछना हो तो बेटा हमारा इंस्टीट्यूट एफएफ यानी कि एकेडमी ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल, जिसकी वेबसाइट मैंने आपको डे 1 पे ही बता दी थी। सही है, वेबसाइट हमारी मौजूद है, वहाँ जाओ, वहाँ पे हर एक सर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। सही है, ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ लिखा हुआ है, वहाँ जाके देखो। किसी सर्टिफिकेशन के बारे में अगर कोई मसला हुआ तो मुझे आके पूछो, किसी सर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल में पूछना है सर, डू आस्क। मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, यहाँ मेरी मैनेजमेंट अवेलेबल है, आप आराम से पूछ सकते हो। बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2, पिफा, एसीसी, एससीए, सिमा, एससीएमए, सीपीए, सब कुछ करवाते हैं भाई, सब कुछ करवाते हैं। सही है, शादियां छोड़ के सब करवाते हैं। सर, एक रैशनल डिसीजन कैसे लिया जाता है? सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। सही है, कि लेट्स सपोज मैनेजर्स की बात करें, सही है, तो मैनेजर सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम क्या है यार जिस पे डिसीजन लेना हो। उसके बाद एक क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करे कि यार अगर ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा। लेट्स सपोज अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, उस पर डिसीजन लेना है, तो आप उसका क्राइटेरिया बना दो कि भाई ये डिसिप्लिनरी एक्शन की पेनल्टीज हैं, ये ऐसा है ऐसा है। उसके बाद डिसीजन क्राइटेरिया को वेट करो, वे डिसीजन क्राइटेरिया मतलब कि उसका उसका उसको तोलो कि क्या ये क्राइटेरिया सही है, इससे क्या क्या मेरी कॉस्ट है और क्या क्या मेरा बेनिफिट है। सही है, उसके बाद फिर क्या करो, उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढो, यानी कि प्लान ए के बाद प्लान बी सी डी। सही है, उसके बाद उसको इवेल्युएट करो, फिर जो बेस्ट ऑल्टरनेट है वो चूज करो, उसको इम्प्लीमेंट करो और फिर डिसीजन को इवेल्युएट करो। सही है, ये बात यार समझ में आती है यहाँ पे? समझ में अच्छी भी हो और समझ में कच्ची भी हो, ठीक है सर? डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है सर? ऑब्वियसली ऊपर ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि एक ऐसा गोल डायरेक्टेड थिंकिंग जिसमें एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो, तो उसको
क्या करते हैं, उसको फिर रिजॉल्व करते हैं, और ऐसे रिजॉल्व करते हैं कि आप, ये बात गौर से सुना, ऐसे रिजॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ऐसे सॉल्व करना है कि वो अलाइन हो विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही है। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सर कैसे मैं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूं, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके, आओ देख लो। भाई सबसे पहले स्टेट द प्रॉब्लम। जब पता ही नहीं होगा प्रॉब्लम क्या है, तो भाई जब आपको यही नहीं पता कि आपका मर्ज क्या है, तो फिर उसका इलाज कैसे होगा। सबसे पहले मर्ज बताओ, उसके बाद बताओ कि अभी प्रेजेंट लेवल पे वो किस जगह पर है। सही ना, मुझे लेवल 3 पे पहुंच गया, लेवल 2 पे पहुंच गया। सही ना। स्टेट इन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स। सही ना, उसको डिफाइन करो मेजरेबल टर्म्स में कि व्हेन आई टर्न द इग्निशन एंड पंप द एक्सीलरेटर द इंजन स्पुटर्स हर्ट नथिंग हैपेंस। बता रहा है कि भाई वो इस लेवल पे पहुंच गई मशीन कि उसका इंजन ही नहीं अब चल रहा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, एग्जांपल दिए। उसके बाद क्या करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताओ कि भाई उस मशीन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई मशीन जो है ना हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रोडक्ट बनाती है। फिर उसके बाद पता चलेगा कि यार ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मसला है। फिर उसके बाद लिस्ट द पॉसिबल कॉजेज। पॉसिबल कॉजेज बताओ कि भाई अगर ये खराब हो गई तो हमारी एक महीने की सेल रुक जाएगी, मसला हो जाएगा, सेल डिक्लाइन हो जाएगी, इससे ही हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट लाइकली कॉजेज, और उनमें से मोस्ट लाइकली कॉजेज जो है कि मतलब चलें ये तो मैं कर लूंगा, ये तो इस तरीके से जुगाड़ हो जाएगी, लेकिन इसका क्या करूंगा ये नहीं हो पाएगा। जो लाइकली कॉजेज है जो कि होने ही होने, वो उसके बारे में बताओ। उसके बाद ऑल्टरनेट सॉल्यूशन बताओ, भाई इसका क्या हो सकता है। भाई हमारे पास एक पुरानी रिपेयर स्टेपनी में एक वो पड़ी हुई थी मशीन, उसको लगा लें, या कोई और मशीन पड़ी उसको, जो भी मतलब ऑल्टरनेट कोई सॉल्यूशन अगर है। उसके बाद उस ऑल्टरनेट्स को एनालाइज करो कि अगर मैं उसकी जगह ये मशीन लगाता हूँ जो कि खराब है, तो किस तरीके से मैं मशीन्स को अगर मैं जो मेरे स्पेयर में मशीन पड़ी हुई है, मैं उस मशीन को लगाता हूँ उसके बदले, तो किस तरीके से ये मशीन मुझे उस मशीन से ज़्यादा फायदा दे सकती है। ठीक है। उसके बाद मेक योर डिसीजन, अपना डिसीजन लो, अपना प्लान बनाओ, मेक योर एक्शन प्लान। उसके बाद एक्सेप्ट द क्रेडिट ग्रेशियसली। सही है। उसके बाद अगर आपको क्रेडिट मिलता है उस चीज़ का, तो आप उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम एनालिसिस वर्सेस डिसीजन मेकिंग। सही है। क्या फ़र्क है प्रॉब्लम एनालिसिस में और डिसीजन मेकिंग में। अगर मैं बात करूं कि यार एक मिनट दे दो मुझे। सही है जनाब। प्रॉब्लम एनालिसिस वर्सेस डिसीजन मेकिंग। आइए सर देख लेते हैं कि प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, फिर देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या है। उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं।
प्रॉब्लम एनालिसिस जो है क्या करती है, वो परफॉर्मेंस को एनालाइज करती है, व्हाट शुड द रिजल्ट्स बी अगेंस्ट व्हाट दे एक्चुअली आर, यानी कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को मैच करते हैं कि क्या हमने सोचा था और जो एक्चुअली में हुआ है वो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सही है। प्रॉब्लम्स आर मेयरली डेविएशन फ्रॉम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। उसके बाद जो डेविएशन आएंगी उसको एनालाइज करेंगे, फिर प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करेंगे उन डिफरेंसेस को। उसके बाद वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, उनके कॉजेज देखेंगे। उसके बाद समथिंग कैन ऑलवेज बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट हैज एंड हैजंट बीन अफेक्टेड बाय अ कॉज, यानी कि जिस वजह से आ रहा है जो भी वो रीजन है उसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे उस चीज से जो डेविएशन हमें नजर आई है। मोस्ट लाइकली कॉज टू अ प्रॉब्लम इज द वन दैट एग्जैक्टली एक्सप्लेन ऑल द फैक्ट। सर वो एक ऐसा कॉज होगा जो हमें तमाम चीजों का, मतलब एक चीज का डिफरेंस और जो हमारे पास एक्चुअल स्टैंडर्ड का डिफरेंस है, दोनों को मैच करेंगे और हमें फिर उसके बाद अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि आखिर ये डिफरेंस आ क्यों है। वेयर एज डिसीजन मेकिंग क्या होता है सर, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में ऑब्जेक्टिव्स मैं एस्टेब्लिश करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करता हूँ, फिर मैं ऑल्टरनेटिव एक्शन देता हूँ, उसको एवेल्युएट करता हूँ ऑल्टरनेटिव एक्शंस को, उसके बाद ऑल्टरनेटिव एक्शंस को ऑब्जेक्टिव अलाइन करता हूँ। ठीक है, फिर एक टेंटेटिव डिसीजन मैं देखता हूँ कि अगर मैंने ऑल्टरनेट डिसीजन को ऑप्ट कर लिया तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखता हूँ, और आखिर में मैं उस ऑल्टरनेट को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। सर ग्रुप डिसीजन क्या है, ग्रुप डिसीजन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। देखो, ग्रुप डिसीजन में आपकी यूजुअली टॉप मैनेजमेंट शामिल होती है। सही है। एक टॉप मैनेजमेंट के अंदर आपका जो ग्रुप होता है पूरा, जो तमाम हेड्स का होगा या तमाम डायरेक्टर्स का या तमाम टॉप मैनेजमेंट का होगा, सर वो एक ग्रुप कहलाएगा, जो कि ग्रुप और अगर वो सारे डिसीजन लेते हैं तो एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग कहलाएगा। सर ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकती है, सिंपल सी बात है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। सही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होगी, चार लोग बैठ के मिलकर अपना एक डिसीजन फॉर्म कर रहे हैं, आपकी राय क्या है, आपकी क्या है, आपकी क्या है, चार लोगों ने अपना अपना नजरिया पेश किया, अपने अपने पॉइंट्स पेश किए, और उसके बाद फिर हमने उन तमाम चीजों को कंसोलिडेट करके एक नया डिसीजन फॉर्म किया, उसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। सर नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर मेरे पास तमाम लोग बैठते हैं और उसमें मैं उन लोगों को बिठाकर ये चीज इंश्योर करता हूँ कि तमाम मेंबर्स उसमें फुली पार्टिसिपेट करें। सही ना। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को सर एनजीटी जिसको बोलते हैं, एनजीटी इज नॉट अ टेक्निक टू बी यूज्ड एट ऑल मीटिंग routinely. Rather, it is used to structure group meetings when members are grappling with problems solving or idea generation. यानी कि सर जहाँ पर एक आइडिया जनरेट, यानी कि इनोवेशन, बेसिकली किसी प्रॉब्लम पे नहीं, बेसिकली एक इनोवेशन पे बैठते हैं कि यार अब हमें ग्रो कैसे करना है। सही है। ग्रो कैसे करना है, आगे कैसे जाना है, तो सबका एक नॉमिनल ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से सब बैठते हैं। दिस गोज ऑन until all the ideas are shared. A discussion takes around each idea and members ask for and give clarification and make evaluation statements. Finally, individuals vote for their favorite idea और इसके बाद वो आइडिया इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड कर लेते हैं। सर अगला आ गया डेल्फी टेक्निक, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की एक ऐसा प्रोसेस है that can be used by decision making groups when the individual members are in different physical locations. सर एक अमेरिका में बैठा हुआ है, एक दुबई में बैठा हुआ है, एक जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, एक, तो इससे क्या होगा, इससे हम एक कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू सबको एक जगह बुला के डिसीजन लेते हैं, इसे कहते हैं डेल्फी टेक्निक। से डिसीजन ट्री क्या होती है, एक ऐसी डायग्राम इन विच आंसर्स टू यस और नो क्वेश्चंस लीड decision makers to address additional questions until they reach the end of any decision. उसके बाद सर decision trees are helpful in avoiding errors such as forming biasness. Decision trees tends to be helpful in guiding the decision making to a predetermined alternate. सर सिंपल सा एक yes और no का जवाब मांग रहा होता है डिसीजन मेकर तमाम लोगों से जो भी सामने बैठे होते हैं। उसके बाद वो जवाब मांगने के बाद अपना डिसीजन पेश करता है। इस तरीके से हर कोई ऐसे करता है, एक ट्री बन जाती है जिसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। सर मेजोरिटी रूल में बड़ा सिंपल सा रूल है और बहुत यूजुअली और मेनली नॉर्मली यही जोर होता है, 5 लोग हैं उसमें से मेजोरिटी ने जो डिसाइड किया वही करेंगे। और कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, यानी कि जो जनरली जो पूरी दुनिया में हो रहा है हम भी वैसे ही करेंगे। सर ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग मेथड टूल्स थे। उसके बाद सर प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये हम क्वेश्चन करते हुए देखेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत जनरल और नॉर्मल सी बातें हैं, उसमें कोई खास चीज़ है भी नहीं। सर ग्रुप आ गया, ग्रुप अगेन एक सिंपल टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन सर ग्रुप में एक चीज़ बड़ी मजे की है, वो ये है कि ग्रुप में आपको चीज़ों को ना लिंक करना है, पेपर में नहीं, पेपर में नहीं, सही ना, आई रिपीट पेपर में नहीं, आपको आपको लिंक करना है अपनी
लर्निंग से, ताकि आप एक चीज़ सीख सको, क्योंकि इस यहाँ पे बहुत अच्छा लिंक कर सकोगे चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा एक ऐसा रूम, एक ऐसा एरिया है यहाँ पर जो कि मैनेजमेंट के एरिया को, लीडर के एरिया को, डिसीजन मेकिंग की हर किस्म के एरिया को कवर करेगा। ठीक है सर, चैप्टर 13 और 14 रह गए, जिसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब हमारे पास दो दो टॉपिक्स, दो चैप्टर्स रह गए सर। हमें पूरी कोशिश करनी है कि अब तक जो हमने पढ़ा या जो देखा उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है लाजमी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ों की तो फ़ायदा नहीं होगा। सही है? तो चैप्टर 13 और 14 जो आखिरी के दो रह गए, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। बस सिर्फ इस कोशिश और इस वादे के साथ बेटा कि आप इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो टाइमली, और चीज़ों को देख रहे हो, उसके पास पेपर्स क्वेश्चंस देख रहे हो, कर रहे हो। आखिरी क्लास में पास पेपर्स की रखूंगा, मगर उसमें शर्त ये होगी कि हर बंदा, जो मैं लाइव सेशन रखूंगा, लाइव सेशन की आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी वेबसाइट से, फेसबुक से, हर जगह से। बस आपने इंश्योर करना होगा कि आप अपनी अवेलेबिलिटी इंश्योर करो। मैं रखूंगा इसको ईद के बाद, ठीक है ना? ईद के बाद इसको हमें रखना है, और उसमें मैं तमाम तमाम के तमाम पास पेपर्स क्वेश्चंस प्लस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उसमें यार खुदा का वास्ता सबने शामिल होना है, मैं सिर्फ उसी को ही करवाऊंगा। ये रिकॉर्डेड नहीं होगी क्लास, पास पेपर्स के सवालों की बेटा रिकॉर्डेड नहीं होगी। मैं इसको लाइव रखूंगा और जो जो लाइव आएगा वही देख सकेगा, अदरवाइज मैं किसी को भी रिकॉर्डेड नहीं दूंगा। क्लास गौर से सुन लो, मैं किसी को भी रिकॉर्डेड वो क्लास नहीं दूंगा। वही मेन क्लास है, सबको पता है, वही मेन क्लास है। जो बता याद करके है उसके लिए भी, जो नहीं करके है उसके लिए तो और ज़्यादा। लाइव जो आएगा वो इस क्लास से फ़ायदा हासिल कर सकता है। कौन सी क्लास? जिसमें पास पेपर्स के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। याद रहे कि ये क्लास ईद के बाद होगी। सही है? हमारे दो टॉपिक्स रह गए, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।